वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वह शुरू करेंगे क्लास 5 का चैप्टर 16 है ना। हम इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोगों ने शुरू से ही NCERT 3 to 5 NCERT का सारा निचोड़ हम आपको बता रहे हैं और शुरू से जितना भी क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का जो भी NCERT क्लास 3 में जितना दिया हुआ सभी पढ़ लिए हैं। देखिए तरुण भारत संघ, यह सब तांबा टीन कॉपर सब कांसा सब पूछा हुआ सवाल सब है और पूछा जाता है। यहाँ आपको पूरा निचोड़ मिलेगा NCERT का। तो बस एग्जाम के टाइम में अगर आप इसको देख के खाली चल जाते हैं ना या सिर्फ सुन के चल जाते हैं ना तो आप देखिएगा कि एग्जाम के टाइम में जो है ना आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो 15 क्वेश्चन जो आपकी जो NCERT बेस पूछता है, 15 क्वेश्चन NCERT बेस पूछता है ना जी। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पूरा 3 to 5 का NCERT पूछेगा और 15 क्वेश्चन आपका कहां से पूछेगा, पेडागोजी ऑफ इसका इन्वायरमेंटल साइंस से पूछेगा, EVS से पूछेगा। तो वो उसको छोड़ करके जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह 15 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 15 में 15 आप ला सकते हैं बेशक कि आप इसको सावधानी पूर्वक अच्छे से देखिए और जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको याद रखिए, याद रखने की कोशिश कीजिए। या फिर आप इसको पढ़े होंगे तो रिवीजन सेशन पे लीजिए इसको और फिर उसको दिमाग में रिकॉल होगा और एग्जाम में जब यही ऑप्शंस आएगा सामने तो तुरंत आप उसको कलेक्ट कर दीजिएगा, तुरंत आप उसको टिक मार दीजिएगा। तो ये जो है आपका सही रणनीति होगा। एग्जाम से पहले आप अगर फैक्चुअल चीज को देख के नहीं जाते हैं तो वहां आपको कंफ्यूजन हो जाती है और अगर आप देख के चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप वहां सही लगाइएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अगला पार्ट 2 क्लास 2 होगा और आज ही इनको कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसको जल्दी जल्दी खींचेंगे और बस आपको रिवीजन करना है। मेरी भी जो ऑफलाइन स्टूडेंट है मैं भी उनको कह देना चाहता हूं कि आप इसको सिर्फ सुनिए, अपना हेडफोन लगा लीजिए कान में और या फिर सोते समय या किसी भी टाइम में और इसको साथ सुनते चले जाइएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। ये आपके लिए रिवीजन तौर पर है और जो नए बच्चे हैं वह इनको भी वह देखे और सुने समझे और उसको भी काम आएगा। तो आप इनको बस याद करना फैक्चुअल चीजों है, इसलिए बार बार सुनने से ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में इसमें कंप्लीट कर देंगे पूरा 5 क्लास तक का जितना भी NCERT निचोड़ होगा सब कंप्लीट कर देंगे। मैं MD अयूब सर आपके सामने लेके आया हूं NCERT का क्लास 3 to 5 का सीरीज जो 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे वीडियो का आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और पहला ही आपका है साबरमती आश्रम के बारे में। साबरमती आश्रम के बारे में बताइए आप लोग कि साबरमती आश्रम किसके लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के लिए महात्मा गांधी के नाम से जाना जाते हैं। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे और वह साबरमती आश्रम से इससे पहले हम लोगों ने देखा कि दांडी तक का यात्रा किया था और 1930 ईस्वी में वह दांडी का यात्रा किया था नमक कानून के विरोध में। तो इससे पहले वह फैक्ट आ चुका है तो यहां से हम आपको वहां से जोड़ करके बता दिए। चलिए ये साबरमती आश्रम कहां है तो गुजरात राज्य में है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम से कोई बालक या बालिका, कोई महेश गणेश कोई भी ले लेगा और वह गुजराती आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या फिर वह झारखंड या छत्तीसगढ़ की तरफ जाना चाह रहा है तो किस दिशा से किस दिशा जाएगा। तो अगर आप गुजरात में साबरमती आश्रम को नहीं जानते होंगे कि गुजरात में ही साबरमती आश्रम है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साबरमती आश्रम गुजरात राज्य में, बस इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गोड़ेगांव, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो गोड़ेगांव है, गोड़ेगांव कहाँ है जी तो गोड़ेगांव महाराष्ट्र में है ना। तो गोड़ेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है और यह गोड़ेगांव जो है फेमस है ना काफी, इसीलिए इसको याद रखिए आप लोग। गोड़ेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा, वीडियो लंबा बनता चला जाएगा। हमारे देश का संविधान भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में बना था। तो भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान क्या हुआ जी, बना था। और भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि भीमराव अंबेडकर ही प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। जो प्रारूप समिति थे जो संविधान के प्रारूप तैयार करता था, मॉडल तैयार करता था है ना, वह तैयार करने का काम ये भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में ही हुआ था। इसलिए इसे भीमराव अंबेडकर किसी को संविधान का निर्माता के रूप में जानते हैं और हमारे देश का संविधान इसी की अगुवाई में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। आप ये अगर आपके लिए क्वेश्चन दे दे तो भीमराव अंबेडकर जो है वह किस जो है ना राइट टू अधिकार को, जो राइट टू फंडामेंटल राइट को जो है इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। तो आप याद कीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा होमवर्क हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। वैष्णव जन
तो तने कहिए जे पीर पराई जाने रे, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे जे मन में अभिमान ना आने रे, है ना। तो ये भजन जो है, ये भजन कौन गाते थे, तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा गाया हुआ भजन है, गाते थे। ये पसंदीदा भजन था। तो किसका पसंदीदा भजन था ये, तो महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन था। तो ये आपका किताब में दिया हुआ है भजन, इसलिए इस भजन को अगर पूछ दे करके कि किसका भजन है, तो जरूर आप जानिएगा कि आपकी किताब में एक ही भजन है के बारे में चर्चा किया गया, वो भी चर्चा किसके द्वारा किया गया है, कि किसके पर, तो गांधी जी के भजन पर किया गया है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराए जाने रे, पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान ना आने रे, है ना। मन में अभिमान नहीं आने देना है, कितनों भी दुख सह लेना है, अपमान कर, तो ये बात है। चलिए खैर, ये पसंदीदा भजन है किसका, महात्मा गांधी का। अब आगे आते हैं, अगला है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो मुंबई में है। शिवाजी का नाम तो आप जानते होंगे कि शिवाजी जो है वह मुंबई से संबंधित है ना। वीर शिवाजी नाम बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, इस पर गर्व है पूरे भारतीयों को, वीर शिवाजी जी। तो इसी के नाम पर टर्मिनल रेलवे स्टेशन बनाया गया है, मुंबई में बनाया गया है। तो ये हो गया। लड़के और लड़कियों के खेल एक से हो और सभी को खेलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। यहाँ जेंडर वाला बात कर रहा है कि हम जेंडर आधारित भेदभाव ना करें। लड़कों और लड़कियों का खेल क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और सबको बराबर रूप से खेलने का क्या होना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। बराबर रूप से खेलने का मौका दिया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह के अगर भेदभाव करते तो जेंडर आधारित सोच कहलाएगा वो, है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप, अगर आप पुराने चीज़ों को ही ढो रहे हैं तो स्टीरियोटाइप, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये तो सीडीपी में आप लोग को बहुत अच्छे से हम पढ़ाए हैं। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है। देखिए बच्चू खान, ये बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है, देखिए किसी को ध्यान नहीं जाता है इस पर, लेकिन पूछा जा सकता है सवाल, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है, तो मुंबई राज्य में है। मुंबई राज्य नहीं है, मुंबई तो एक शहर है ना, महाराष्ट्र का, है ना, महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई। तो ये हो गया। उसके बाद कोलकाता को डामर, है ना, क्या नाम है, डामर भी कहते हैं। तो कोलकाता हम बोल दिए, कोलतार। ये कोलतार जो होता है ना, कोलतार जो होता है, जैसे अलकतरा वाला जो एक टाइप होता है, उसी टाइप में कोलतार आता है, उसको डामर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डामर कहते हैं। तो जिससे कि सड़कें बनाई जाती है ना, तो उसको हम डामर कहते हैं। क्या कहते हैं, डामर। तो कोलतार को क्या कहते हैं, डामर कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि वानग्राम गुजरात में है। ये जो वानग्राम है, वानग्राम कहाँ है, गुजरात में। देखिए गुजरात में पहले कौन आया, पोरबंदर गुजरात में है। उसका गोरेगांव आया था। गोरेगांव कहाँ था, तो महाराष्ट्र में था। और यहाँ आ गया आपका वानग्राम। देखिए वो वहाँ भी गांव, वानगांव है, तो ये गुजरात में है। और गोरेगांव कहाँ था, तो महाराष्ट्र में था। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। ये देखिए आगे है कि सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीज को रखा जाता है। तो सूखी लौकी जो होता है, लौकी नहीं होता है, उसको हम मिट्टी से लीप करके उसमें बीज को हम रखते हैं, है ना। गाँव में बहुत सारे रखा जाता है, लोग करते हैं। तो सूखी लौकी में क्या रखते हैं, बीज को रखा जाता है। तो उसके बाद है ना कि ये है आपका कि ऊधियू, है ना, ऊधियू पकी हुई सब्जी को कहते हैं। ये कहीं का भाषा है ऊधियू, और वहीं पकी हुई सब्जी को कहते हैं। अगर आपको पता है तो बताइएगा कि कौन सी कहाँ पर इसको पकी हुई सब्जी को ऊधियू कहते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं और अगला है क्रोटॉन। क्या है, क्रोटॉन पौधे की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती है, बहुत अंदर ये इसकी जड़ें नहीं जाती है। और ये जब इनके पत्ते है ना मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि उस भाग में पानी की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोटॉन के बारे में कहा जाता है कि क्रोटॉन जो होता है ना, नमी की जो है ना संकेत देता है। कौन सा ज़मीन में कितना नमी है, कितना पानी है, इसकी संकेत कौन देता है, तो क्रोटॉन देता है। तो कैसे देता है, तो वही बताया गया है यहाँ पर कि क्रोटॉन जो है ना, किसान अपने खेत में भी लगाते हैं क्रोटॉन, और उससे पता चलता है कि खेत में नमी है या नहीं है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। और जब इनके पत्ते ना जिसके जड़ें जमीन के अंदर नहीं जाती, क्योंकि ऊपरी सतह में रहती है, इसीलिए ऊपर सतह में जो पानी नमी होगा ऊपरे में ही फसल लगते हैं ना। इसीलिए जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं, इनके पत्ते क्या हो जाते हैं, मुरझाने लगते हैं, तब वे
जान जाते हैं कि उस भाग में क्या है, पानी की ज़रूरत है और पानी की व्यवस्था किया जाता है। तो इसीलिए इसे किसान जो है अपने खेत में लगाते हैं। किसानों का दोस्ती हो गया एक तरह से, है ना। क्रोटोन जो पानी की या नमी की मात्रा को बताते हैं। और कैसे बताते हैं, पत्ती मुरझाने लगेंगे और पीला होने लगता है, पत्ती जो है ना पूरा पीला होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, तो समझ में आ जाता है किसानों को कि वहाँ पानी की ज़रूरत है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पीली ढीली हो जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसान के मित्र जैसे केचुआ, केचुआ को क्या कहते हैं, किसान के मित्र कहा जाता है। वह जमीन में क्या बनाते हैं, छेद बनाते हैं ना, भुरभुरा टाइप का बना देते हैं, जिससे जमीन क्या होता है, पोली हो जाता है। जमीन क्या हो जाता है, पोली हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि केचुआ जो है ना जमीन में पोली या है ना ढीली हो जाती है, केचुआ जो जमीन को पोली या ढीली बनाती है, क्या यह सत्य कथन है या असत्य कथन है? तो ये बिल्कुल सत्य कथन होगा कि केचुआ जो है जमीन में छेद करके उसमें जमीन को क्या करता है, पोली कर देता है। पोली का मतलब होता है ढीली कर देता है ना। तो भुरभुरा टाइप का गांव के भाषा में कहा जाता है, तो वह बनाता है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और ये भी बनाया जा सकता है केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। हम बिल्कुल सही कथन है। केचुआ जमीन को पोली कर देता है, बिल्कुल सही कथन है ना। केचुआ जमीन को ढीली कर देता है, बिल्कुल सही कथन है। इसी तरह से सवाल आपको बनाएगा और कोई नहीं, ज़्यादा हार्ड बनाएगा तो ऐसे ही बनाता है सवाल। चलिए अब ऐसा ही आ भी रहा है, आप देख भी रहे हैं, पूछा भी जा रहा है सवाल, है ना। कुडुक झारखंड की भाषा, ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया था कि ये ना कि झारखंड की भाषा क्या है। तो झारखंड की भाषा क्या है, कुडुक है। कुडुक शायद वहाँ की एक जनजाति भी है ना। कुडुक जो है ना वहाँ की एक जनजाति है और उस जनजाति का यह भाषा है ना। झारखंड में रहने वाले जनजाति है और कुडुक जो है ना एक भाषा भी है ना। तो वही जनजाति द्वारा बोले जाने वाले भाषा, क्योंकि झारखंड को तो जानते हैं कि वह क्या है, जनजातियों का राज्य है। पहले बिहार में था, बाद में बिहार से अलग हो गया। तो ये था। सूरजमणि झारखंड राज्य में रहती थी। ये जो सूरजमणि का नाम आया है आपके किताब में दिया हुआ था कि सूरजमणि कहाँ रहता है, तो वह झारखंड राज्य में रहती थी। ये महिला है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में सूरजमणि, है ना। देखिए यहाँ सूरजमणि का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में सूरजमणि जो है वह सूरजमणि वासवी दीदी के साथ, किसके साथ जी, वासवी दीदी के साथ मिलकर काम करने लगी थी। तो जंगल बचाओ की जो आंदोलन चल रहा था, जो वासवी दीदी चला रहे थे, वासवी दीदी चला रही थी, तो उन्हीं के साथ जो है ना सूरजमणि मिलकर के काम करने लगता है, काम करने लगती है। तो ये क्या है, जंगल बचाओ आंदोलन में काम कर रही थी सूरजमणि। और ये जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ चल रहा था, तो झारखंड में चल रहा था, क्योंकि सूरजमणि कहाँ है जी, झारखंड में ही रहने वाली है, झारखंड से ही है। चलिए, और कुडुक, कुडुक याद रखिएगा, कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ है जंगल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुडुक भाषा में जो तोरांग है ना, तोरांग को क्या कहते हैं, जंगल, यानी जंगल को कुडुक भाषा में तोरांग कहते हैं। ये याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि बताइए कि जंगल को झारखंड में क्या कहते हैं, तो तोरांग कहते हैं। या ऐसे पूछा जा सकता है झारखंड वासी जो है ना जंगल को क्या कहते हैं, तो वो तोरांग कहते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है, तो तोरांग कहा जाता है। मतलब किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कुडुक भाषा में क्या कहते हैं, जंगल को तोरांग कहते हैं। बस दिमाग में घुसा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार, देखिए जंगल अधिकार कानून बनाया गया था, है ना। उसमें कई जनजातियों को भी अधिकार दिया गया था जंगल में रहने का, जंगल में कोई का अपना पेशा वसा के बारे में किया गया था। उसके लिए जो है ना कैसे क्या पालन किया जाएगा, कौन जंगल के हकदार होंगे, इन सब बातों पर लेकर के कानून बनाया था। और वह कानून कब बना था, तो वह कानून आपका बनाया गया था 2007 ईस्वी में। तो जंगल अधिकार कानून 2007 ईस्वी में बना था, है ना। इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है, तो ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे दे देगा कि जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसे करके दे देगा। कुछ गलत दे देगा और उसको आप छांटना होगा। तो क्या कौन सा सत्य है पहले जानिएगा, तब ना जी जानिएगा कौन सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है। पहला बात वह कह रहा है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है, ठीक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। ये जो है ना जंगल अधिकार कानून 2007 में कहा गया था कि जो लोग कम से कम 25 साल तक, ये भी याद रखिएगा, ये दिया रहेगा फैक्ट, जहां 25 की जगह 27 कर देगा, 24 कर देगा, कुछ भी कर देगा, और आपसे
आपको इस तथ्य के साथ खेलेगा और कहेगा कौन सा असत्य है, तो आप जानिएगा तब ना कि 25 साल तक जो जंगल में रह रहे हैं उनको ही अधिकार देने की बात कह रहा है। तो जो 25 साल से कम जंगल में रह रहा है, वहाँ के जंगल के, है ना, जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर, है ना, वहाँ के जंगल पर, वहाँ के जंगल में और वहाँ जो भी पैदा होती है वो जंगल में, चाहे वो विशेष प्रकार की लकड़ी हो, चाहे वो विशेष प्रकार की कोई स्पीसीज या कुछ भी हो, है ना, उस पर अधिकार होगा। अगर वहाँ खनन मिल गया, खनिज वनिज मिल गया तो भी का हो सकता है अधिकार। लेकिन हालांकि खनिज वनिज तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, अगर मिल जाता है तो वहां उनका वो अधिकार हो जाता है उस खनन करने का, खनिज का। लेकिन हालांकि आदिवासियों को भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाता है, मुआवजा दी जाती है ना, और इसकी भरपाई की जाती है। उन्हें जंगल से जो है ना हटाया नहीं जा सकता। अगर कोई कह दे कि जंगल से उस आदिवासी को हटाएंगे जो 25 साल से जंगल में रह रहा है, तो ये गलत होगा, नहीं हटा सकते हैं। तो यही हो गया। सबसे अधिक जंगल भारत राज्य में किस राज्य में है? भारत के कौन सा देश है? और भारत देश के में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक जंगल होता है? जी, तो मध्य प्रदेश होगा। तो ये सब ये भी याद रखिएगा। और फिर जनसंख्या जंगल के घनत्व के हिसाब से अलग हो जाता है, फिर बिना घनत्व के क्षेत्रफल के हिसाब से अलग हो जाता है। हालांकि उतना आपसे नहीं पूछेगा। बाकी हम देखते हैं आगे का आपका पॉइंट है कि सबसे अधिक जंगल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य में है। देखिए ये वाला हो गया ना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है और सिक्किम में है और उत्तराखंड में है। हम जो अभी बोले वही बात का यह कहा गया कि सबसे अधिक जंगल अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है, तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश, वो है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन वहीं पर आपसे पूछ देगा कि सबसे अधिक जंगल के घनत्व के हिसाब से सबसे अधिक जंगल कहाँ है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, है ना, कितना अधिक जंगल ज्यादा हो उसी को घनत्व कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे। तो उसके मामले में क्या है, अरुणाचल प्रदेश आगे है। सबसे अधिक घनत्व के हिसाब से कहाँ जंगल है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद सिक्किम में है और उत्तराखंड में है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है ना, सबसे अधिक जंगल वनों वाला राज्य है। और जानते होंगे कि भारत में अभी कितना प्रतिशत भाग पर जंगल है भूमि पर, तो वह 21.0 कुछ समथिंग है, और ना उतना प्रतिशत भाग पर क्या है, जंगल अभी बचा हुआ है। लेकिन वह जंगल को आदर्श जंगल, आइडियल माना जाता है कि 37% भूभाग पर अगर जंगल है, टोटल भूभाग के 37% भाग पर अगर जंगल है, तो आप कह सकते हैं कि ये आइडियल है, ये होना चाहिए। इसकी हम सीमा रखे हैं और इसकी प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जंगल है वह, है ना, 21.0। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग भी देख लीजिए एक बार कि कितना प्रतिशत भूभाग पर जंगल है। हमको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि 21 है कि शायद 17 है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको आप लोग गूगल में मार के। चलिए फिर आगे क्लास होगी तो उसमें बता देंगे आपको। बस आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक जंगल अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड और इस सब राज्य में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में है। बिहार के मामले में तो बहुत कम जंगल है, बिहार में तो बहुत कम जंगल है, ना के बराबर है। बांस के बने कप मिजोरम राज्य में मिलते हैं। बांस के बने जो कप होते हैं वह कहाँ मिलते हैं जी, तो मिजोरम राज्य में बांस के बने कप मिलते हैं। मिजोरम में खेती के लिए जमीन लॉटरी से निकाली जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिजोरम में जो खेती के लिए जो जमीन जो दी जाती है वह लॉटरी से निकाली जाती है। एक लॉटरी का व्यवस्था किया जाता है और उस लॉटरी में जिसको जितना मिलता है उसके द्वारा उसको खेती उतना आवंटित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। मिजोरम में झूम खेती होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुने होंगे कि मिजोरम में झूम खेती कहाँ होती है, तो झूम खेती आपका मिजोरम में होती है। तो झूम खेती क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जरूर दिया होगा। उसके बाद यह पढ़िए कि एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो मिजोरम में जो जमीन को लॉटरी के द्वारा दी जाती है, तो उसमें नियम है कि एक टीन बीज जो होती है, एक टीन बीज को जमीन में जितना जगह तो आप बो देते हैं उसे ही एक टीन जमीन कहते हैं, उतना वह जमीन उसको दे दिया जाता है। तो टीन के हिसाब से जमीन को क्या करता है, दिया जाता है, बंटवारा किया जाता है। तो एक टीन क्या करता है, एक टीन जमीन का मतलब हुआ कि एक टीन बीज को हम जितना जमीन में बो देंगे वही तो आपका उतना जमीन एक टीन जमीन कहलाएगा। तो ये बात समझ में आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है सवाल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और आगे आपका है कि झूम खेती, है ना, झूम खेती मिजोरम और उत्तर पूर्वी राज्य में, उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। मुख्यतः आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर झूम की खेती की जाती है। अगर अलग अलग राज्य दिया हो, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम दिया हो तो मिजोरम ही होगा, तो मिजोरम ही मानिएगा आप लोग, है ना। हालांकि मुझे ये कुछ क्षेत्र में मणिपुर में, नागालैंड में और उसके बाद और सब इलाकों में, अरुणाचल में भी हल्का फुल्का झूम की खेती की जाती है। लेकिन अभी तो हालांकि सरकार ने इस पर बैन
लगा दिया है सरकार ने, इस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इससे जमीन के इसे जो है ना जंगल बहुत काटा जाता था। आगे हम इसको पढ़ेंगे कैसे कैसे करता था, तो उससे सरकार जो है इस पर रोक लगा दिया। हालांकि अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं लोकल लेवल पर छुपाकर करते होंगे, है ना। तो झूम खेती खास करके मिजोरम राज्य में ज्यादा प्रचलित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टीन जमीन समझ गए ना, वो भी पूछता है, इसलिए याद रखिएगा उसको भी। चलिए अगला है कि झूम खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ दी जाती है। तो ये यहां से आपका झूम खेती के बारे में शुरू होता है, यहां से आपका झूम खेती के बारे में शुरू होता है। तो झूम खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं, ऐसे करके देगा और ऑप्शन देगा आपको कि 1 इस तरह से, फिर देगा 2, फिर इस तरह से दे देगा 3 सही है ना, या फिर दे देगा 3 ओनली 3 सही है, इस तरह से देगा, कूट में करके देगा आपको। ये सवाल कूट में आएगा और निश्चित रूप से आएगा। तो इसको अच्छा से आप लोग पढ़िए, लाइन बाय लाइन इसको याद रखिएगा, तभी वहां पर आप सही बना पाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहला लाइन है कि झूम खेती में, है ना, झूम खेती में जो होती है फसल काटने के बाद, देखिए फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक परती ही छोड़ दी जाती है। परती नहीं लिखा हुआ है यहाँ, मतलब वैसे ही छोड़ दिया जाता है ना, जब वहां पर कुछ नहीं करता है, कुछ साल तक वैसे ही छोड़ दिया जाता है फसल काटने के बाद। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है ना, ज्यादातर उधर बांस होता है, छोटा छोटा बांस, यहाँ हम लोग के यहाँ बांस बड़ा बड़ा होता है, ये नहीं समझिएगा, है ना। जंगल बांस सब एक ही झाड़ी में आता है, बांस भी झाड़ी है। तो जो जंगल या उग जाता है उस जगह पर, उसे उड़वाते नहीं है ना, उखाड़ते नहीं है, उखाड़ते नहीं है, उसे क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं है। ये फंसाता है कई बार, है ना, कि आप समझते होंगे कि जो जंगल, मान लो जमीन एक बार फसल काटे और उसके जंगल को कुछ दिन साल तक छोड़ दिए और उस पर बहुत सारा जंगल उग के चलाया तो हम उसको उखाड़ देंगे। नहीं उखाड़ते हैं, उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। इसीलिए इसे स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, है ना, जलाओ, स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसे जला देते हैं, गिराकर जला देते हैं, उखाड़ते नहीं है। देखिए ये पॉइंट को जो है ना आप हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि इसे क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं है ना, बस उसे गिरा करके जला देते हैं। गिरा करके हम क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, हम क्या आदिवासी लोग आग लगा देते हैं। तो और क्या होता है, और कहता है कि यह राख जमीन में खाद का काम करती है। ये जो राख होता है, जिसे जो कि जंगल, बांस या फिर झाड़ी कुछ उग जाता है, उसको हम उखाड़ते नहीं है, बल्कि उसको हम सुता देते हैं और आग लगा देते हैं। तो उस पर क्या होता है, वह जो राख बनता है उससे क्या करता है, जमीन को खाद का काम करती है। बहुत बहुत सही लाइन है, यही सही लाइन है, यही एनसीईआरटी का लाइन है। इसीलिए आपको यहाँ से, यहाँ फैक्चुअल है, यहाँ इधर उधर अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो वो आपका कंफ्यूजन है। यहां जो लाइन है वो एनसीईआरटी बुक का लाइन है, और एनसीईआरटी बुक का लाइन कभी गलत नहीं होता है। कोई टीचर कुछ बता दिया तो वो आपका है, यहां एनसीईआरटी लाइन है ना। तो ये इसको आप निश्चित रूप से भरोसा कीजिए आप लोग। फिर जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। देखिए जमीन को जोता जाता है, इस तरह का ऑप्शन दे देगा, लेकिन जमीन को क्या करता है, जोता नहीं जाता है। यहां लिखा हुआ नहीं जाता है, ठीक है। जब खेती करना होता है, साल 2 साल 3 साल के बाद फिर आया और फिर वहां बांस, उस जंगल झाड़ उग गया, फिर उसको हम उखाड़े नहीं बल्कि सुता करके आग लगा दिए, वह राख जो है ना खाद का काम कर लिया। और फिर जब हम खेती की बारी आया तो हम उसको जोतेंगे नहीं, है ना, उसको हम जोतेंगे नहीं बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। बल्कि मिट्टी को जो है ना, वो जो खुरपी उर्पी जो स्थानीय जो होता होगा, यंत्र होता होगा उसको लगाने का, है ना, खुरपी उसे कहते हैं शायद स्थानीय भाषाओं में, उसी को हल्का फुल्का मिट्टी को उधर पुधर देते हैं, कहीं जोतते नहीं है, हल्का फुल्का मिट्टी को इधर उधर हिला दिए और फिर हिला करके बीज छिड़क देते हैं। और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल, यह सभी बो देते हैं। देखिए एक ही खेत में सब कुछ बो रहे हैं, तो ये हो गया एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं, जिसमें मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो यहां तक आपका क्या था जी, यहां तक आपका ये था झूम कृषि के बारे में, जिसे स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, जिसे स्लेश एंड बर्न कृषि कहते हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्योंकि एक स्थान में इस तरह से करते हैं, लगाते हैं और उसके बाद फिर दूसरे स्थान में जाकर के फिर हम करते हैं, तो उसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसी को झूम खेती को। और भी कई नाम है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम है।
हमारे यहाँ यही सब नाम है। तो चलिए इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं, और झूम खेती को याद रखिएगा आप लोग, और इससे सवाल निश्चित रूप से आता है, हर बार आता है, और हर बार बच्चा गलती कर देता है क्योंकि उसे सही से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा होता है। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले झूम खेती के बारे में यह बात सही है कि झूम खेती एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ दी जाती है। यहाँ प्रति लिख देगा तो भी सही है, प्रति छोड़ दी जाती है, और इस जगह में कोई भी बांस या जंगल झाड़ उग जाता है और उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा करके जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। फिर जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो इतना बात आपको याद हो गया होगा, और याद आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपको फंसा करके पूछेगा और आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि मिजोरम की मुख्य फसल है चावल। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? तो मिजोरम की मुख्य फसल है चावल। मिजोरम की मुख्य फसल है आपका चावल, इसकी मुख्य फसल हो गया। उसके बाद आगे आते हैं कि मिजोरम जो है, मिजोरम में है ना, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। तो मिजोरम में कितने लोग जो है जंगल से जुड़े हुए हैं? तो 3/4 लोग जो है वह जंगल से जुड़े हुए हैं। 3/4 लोग किससे जुड़े हुए हैं? जंगल में रहते हैं, जंगल से जुड़े हुए हैं। और जो यहाँ का जो प्रमुख क्वेश्चन ये भी है, और पूछा भी जाता है, कई सारे एग्जाम में भी पूछा है कि मिजोरम का नृत्य जो है चेराओ है। ये दे देगा आपको, चेराओ नृत्य के बारे में दे देगा, और उसके बारे में वही कहानी दे देगा, और ये चेराओ नृत्य जो होता है कहाँ का है पूछ लेगा। तो ये आपका मिजोरम राज्य का है नृत्य। कहाँ का है जी? मिजोरम राज्य का नृत्य है चेराओ नृत्य। कौन राज्य है? नृत्य है चेराओ। देखिए हम इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है, और दे देगा ये बांस वाला नृत्य होता है, बांस से यह नृत्य किया जाता है ना, उसके बारे में दे देगा पूरा कहानी, और फिर पूछेगा कि यह इस नृत्य को क्या कहते हैं? तो चेराओ नृत्य कहते हैं इसे। और ये कहाँ पाया जाता है? चेराओ नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये लोक नृत्य है, तो ये मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। और मिजोरम में 3/4 भाग जो लोग क्या कहते हैं? जंगल में निवास करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि पोलियो जीवाणु से फैलता है। पोलियो किससे फैलता है जी? तो बैक्टीरिया से फैलता है। पोलियो रोग किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है, याद रखिएगा। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ये ग्रेगर मेंडल कौन थे जी? तो मटर के पौधा पर जो ये किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उससे साबित किया था जेनेटिक्स के बारे में, है ना। तो वह ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका यह ऑस्ट्रिया के निवासी थे, और ये ऑस्ट्रिया के क्या थे? पादरी थे। ये पादरी, यह पेशा से पादरी थे, और इन्होंने जो है अपना मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि ये जेनेटिकल हेरिडिटिकल गुण, और जो है ना कहाँ से कैसे कैसे प्रथम पीढ़ी में आता है, फिर सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी में कैसे कैसे काम करता है, इन सब के बारे में यह बताया था। तो आपको याद सीधे सीधे रखना है, ग्रेगर मेंडल कहाँ था? ऑस्ट्रिया के निवासी थे, और यह जो है मटर के पौधे पर प्रयोग मेंडल ने किया था। यह भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने किसके पौधे पर प्रयोग, कौन सा पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। यह भी पूछा जा सकता है आपसे, और निश्चित रूप से पूछेगा। तो किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर किया था। और मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया? तो मेंडल ने किया था। यह भी हो गया। मेंडल कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, है ना। आपको इस तरह से देगा क्वेश्चन ना कि पूछेगा कि कौन सही है, इसलिए सबका नॉलेज आपको होना चाहिए। ग्रेगर मेंडल ने 28,000 पौधों पर प्रयोग किए थे, और 28,000 पौधों पर उन्होंने प्रयोग किए थे, और उसके बाद शायद मटर का पौधे पर किया होगा तो सफल रहा होगा। तो 28,000 पौधे पर उन्होंने क्या किए थे? प्रयोग किए थे। प्रयोग में क्या पाया जी? पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जो जोड़ियों में आते हैं, है ना। जोड़ियों मतलब पेयर में आते हैं, जैसे बीज का चिकना, या है ना, या खुरदरा होना, या पीला या हरा होना, या पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। यही बात है कि जो इन्होंने जो मटर का पौधा पर जो किया था ना, देखिए हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था तो उन्होंने बताया था कि अगर ये कोई, एक मिनट, ये मान लीजिए मेल है और ये जो है ना फीमेल है ना, ये मेल है और ये मेल है मान लीजिए, और ये फीमेल है ना, ये फीमेल है।
तो ये मेल और फीमेल है। तो ये अगर पापा किसी का अगर जो है ना लंबा है और माता जो है ना छोटा है, तो इन दोनों के क्रॉस से, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो अगला पीढ़ी आएगा, यानी फर्स्ट पीढ़ी जो आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा जो डोमिनेटेड होगा वो हाइट उनका क्या होगा, ज़्यादा होगा, उनका हाइट क्या होगा, लंबा होगा, वह लंबा लंबा ही होगा, है ना, ये डोमिनेटेड होगा। इसी तरह से इन्होंने हर एक पीढ़ी पर किया था। और कलर पर भी इन्होंने बात किया था कि कलर के बारे में, है ना, कि बीज चिकना या खुरदरा होना, जैसे कि उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रकार का बीज लिया और उस बीज के अनुसार फिर उसका जो करवाया तो देखा कि उसमें कुछ बीज जो है ना जो चिकना था, पहला पीढ़ी में चिकना का प्रभुत्व दिखा या खुरदरा का दिखा, पीला या हरा का देखा। इस तरह से उन्होंने इस पर लंबा या ना लंबा या नाटे, यानी पहला पीढ़ी में तो लंबा ही होता है। तो इस तरह से आपको यह दे सकता है क्वेश्चन मेंडल के बारे में। और मेंडल के बारे में यही ज़्यादा पूछता है कौन सा पौधे पर किया था और इसका जो है ना क्या था, किससे रिलेटेड था, तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड इनका रिसर्च था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और आगे है कि चिकने बीज वाले, और ये देखिए चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधे के अगले पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होंगे। ऐसा नहीं कि एक बीज है ना, एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। यानी अगर चिकने और खुरदरा वाला बीज दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो निश्चित रूप से कोई भी बीज क्या होगा, या तो चिकना ही होगा, या तो चिकना ही होगा, या फिर क्या होगा, खुरदरा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वह चिकना खुरदरा दोनों हो जाएगा। पहला पीढ़ी की बात यह करता है। उसके बाद आगे है कि चने की दाल की मीठी रोटी को पूरन पोली कहते हैं। चने की दाल की जो मीठी रोटी होती है उसे क्या कहते हैं, पूरन पोली कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपके लिए, ये देखिए कि कर्ज वसूल करने वाले को क्या कहते हैं, मुकादम कहते हैं। कर्ज वसूल करने वालों को हम क्या कहते हैं, मुकादम कहते हैं। और जो तोरांग केंद्र में सूर्यमणि आदिवासी रहन सहन नृत्य संगीत को जिंदा रखने का काम करती है ना। ये जो तोरांग केंद्र है, तोरांग केंद्र के बारे में आप लोग पढ़े ना, तोरांग जो जंगल को कहा जाता है, आदिवासी जब झारखंड के लोग जंगल को तोरांग कहते हैं। और तोरांग जो है ना एक क्या है जी, कुडुक भाषा में इसको तोरांग कहते हैं ना, तोरांग नाम दिया गया था। तो यहाँ से सूर्यमणि जुड़ा हुआ था, है ना, जो अपने जो एक दीदी थी उससे जुड़ा हुआ था और उसके साथ जंगल संरक्षण पर काम कर रहा था। तो वहाँ जो नृत्य संगीत आदि को जिंदा रखने की जो शैली था, जो नृत्य संगीत आदि को, जो संस्कृति को जिंदा रखने का वो लोग काम कर रहा था इस संस्था में। केचुआ से बने खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि केचुआ से बने खाद को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि कल्पना के अधूरे सपनों को पूरा करने सुनीता विलियम्स भारत आई थी, है ना। कल्पना चावला के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो कि अंतरिक्ष में गई थी और वापस लौट के नहीं आ पाई थी, है ना। तो वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो गया। तो उनका अधूरा सपना को पूरा करने सुनीता विलियम्स जो है ना, वो सुनीता विलियम्स फिर गई और वह भारत आई थी। ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे हैं। ये सवाल पूछा गया है और बहुत लोग सोचता होगा कि ये कहाँ से डाल दिया यार, ये तो विश्व का नक्शा से डाल दिया। ऐसा नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ऐसा पूछ लिया, है ना। तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। जो पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर होते हैं और नीचे, देखिए ये जो है ना आपका पृथ्वी है, थोड़ा सा चपटा है जी, है ना, ये मान लीजिए चपटा है। और ऊपर में क्या है, नॉर्थ पोल है, और नीचे में क्या है, साउथ पोल है। इधर है ना नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है ना। तो ऊपर में पूरा क्या है, ऊपर में पूरा बर्फ ही बर्फ है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। और नीचे में भी बर्फ ही बर्फ है ना। आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला इलाका कहते हैं, है ना। ऊपर को आर्कटिक कहते हैं, नीचे अंटार्कटिक कहते हैं। वह जो होता है ना, ये यहाँ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और उसके बाद आपका 0 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो जगह होता है उसे समशीतोष्ण कहते हैं, 0 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री से ऊपर वाले जो जगह होते हैं, यानी 0 डिग्री वाले जगह को आर्कटिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आर्कटिक कहा जाता है।
ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर भी सारे सारे मकर रेखा और इनके नीचे वाला जो इलाका होता है, तो इनको इतना नहीं जाना, आपको ये जानना है कि ये कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता कुछ? क्योंकि ऊपर में भी बर्फ है ना, नीचे में भी बर्फ है, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ कुछ भी नहीं होता है ना। तो वह भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे हैं। और भारत का और अर्जेंटीना का लोग अगर हम देखें, भारत कहाँ है जी? तो भारत के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वह पूर्वी वाला भाग में है। पहली बात है कि वह क्या है, दक्षिण कहते हैं, उत्तर वाले उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध के भी पूरब में इलाके में है। यहाँ लगभग समझिए कि यहाँ भारत है, और यहाँ भारत है, और उसके बाद इसके ठीक उल्टे सापेक्ष क्रम में कौन है जी? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना भी एक देश है। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा है, आपके यहाँ चर्चा में दिया हुआ था। उसके बाद अंतरिक्ष यान को स्पेस शिप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यान को स्पेस शिप कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस शिप में गई थी। सुनीता विलियम्स जो है पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर स्पेस शिप में गई थी? तो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर। अब ये भी कहा जा सकता है कि जो 360 किलोमीटर दूर है वहां से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, तो वहां अंतरिक्ष में गई थी सुनीता विलियम्स। तो 360 किलोमीटर दूर जो है स्पेस शिप में कौन गई थी जी? तो सुनीता विलियम्स जो है गई थी। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेती है। यहां देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ बातें दिया हुआ है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर, जो आप कहीं से भी कोई वस्तु ऊपर से फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वह नीचे ही गिरता है ना। तो वह इसका कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, खिंचाव बल है, जिसके कारण वह खींच लेता है। उसके बाद उल्का पिंड या टूटता तारा, इसी को टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। इसलिए उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं क्योंकि ये जो ना बीच में टूट के ऐसा लगा है कि जो बृहस्पति और शनि के बीच वाला इलाका में पाया जाता है उल्का पिंड, है ना, होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं और जल जाता है, और जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं जल जाता है। और यहां से जो उल्का पिंड टूटता है, जो वहां पर लटका हुआ है, जो पृथ्वी बृहस्पति और शनि के बीच वाला इलाका में उल्का पिंड है, वहां से जो वह टूट के कहीं भी छिड़ता है या गिरता है ना, तो आते आते वह जो है ना इतना ज्यादा हाई स्पीड में आता है, उसमें आग लग जाती है, और आग लग जाती है इसलिए हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा है। और टूटता हुआ तारा उसको समझते हैं, और क्या समझते हैं जी? उसको कहते हैं कि विश मांगेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो पता नहीं किसका किसका विश पूरा हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है, बस वह टूटता हुआ तारा आता है और जमीन पर गिरता है, और उतना स्पीड में आता है, उस पीछे आग भी लग जाता है उसमें हल्का फल्का, तो उस देखने को लगता है कि कोई तारा टूट के आ रहा है, वह उल्का पिंड होता है। वह क्या होता है? उल्का पिंड होता है। तो यही है। चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वह उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो सन 1969 में उतरा था। और कब उतरा था चांद पर जी? कब उतरा था चांद पर? तो 1969 में उतरा था, है ना। कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक और था इनके साथ, इनका जो साथी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडोल्फ, ऐसे कुछ नाम था उसका, एडोल्फ जो, तो वह दोनों मिलकर गया था। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना पहला कदम चांद पर रखा था, है ना। तो पहला कदम चांद पर जो है यही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, इसलिए इसका नाम जाना जाता है। और वह दूसरा जो उनका है वो उसका नाम नहीं जानता, हालांकि वह भी गया था। तो यह 1969 ईस्वी में गया था। कब गया था? 1969 ईस्वी में चांद पर उतरा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसका एक फ्रेंड था, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहली महिला सुनीता विलियम्स थी। कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली जो महिला, पहली महिला थी, पहली महिला है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, पहली महिला सुनीता विलियम्स ही थी, जो सबसे पहली बार जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक रही थी। हालांकि कल्पना चावला भी गई लेकिन वापस नहीं आ पाई थी। वह अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर, है ना। उसके बाद अडालज की खाड़ी है। कहाँ है? तो ये अडालज की खाड़ी है। अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की खाड़ी है। भारत में तेल का भंडार असम, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। तो भारत में जो तेल है वहाँ ज़्यादातर तेल जो पाया जाता है वो असम का डिब्रूगढ़, नाम सुने होंगे, असम का डिब्रूगढ़ में तेल का भंडार है। और गुजरात के भी कच्छ के खाड़ी वाला इलाका में कुछ होगा, महाराष्ट्र में भी है। तो ये से महाराष्ट्र का वहाँ मुंबई हाई में सुने होंगे, मुंबई हाई में जो है ना तेल निकाला जाता है ना। तो मुंबई हाई है जो कि मुंबई से थोड़ा तट से कितना किलोमीटर दूर है, समुद्र में है मुंबई हाई, वहीं से तेल निकाला जाता है। और असम का डिब्रूगढ़ में तेल निकाला जाता है। सबसे पुराना है ना तेल शोधक कारखाना यही असम का डिब्रूगढ़ है ना, डिब्रूगढ़
है ना, डिब्रूगढ़ है ना, तो ये याद रखिएगा। डिब्रूगढ़ कहाँ है जी, तो असम में है। इससे पहले भी आया था तो आपको बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे का पॉइंट देखते हैं कि ये देखिए कि जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है ना। तो गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार कौन होता है, जमीन से जब तेल निकाला था तो खनिज के रूप में वह मिलता है, तो वह क्या कहता है, गहरे रंग का गाढ़ा होता है और बदबूदार, बहुत ज़्यादा बदबू करता है, उसमें बाद में केमिकल मिलाते हैं। तेल से हमें डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, कोल तार मिलता है, ये सभी चीज़ें हम तेल से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है पेट्रोल, है ना, पेट्रोल ज़्यादा होता है, पेट्रोलियम है ना, सबसे महंगा होता है। उसके बाद डीजल हो गया, उसके बाद आपका किरासन तेल भी आता है, फिर किरासन तेल के बाद कोल तार भी आता है ना। तो ये सभी गैस भी कहीं कहीं निकलती है, सीएनजी गैस वो अलग नेचुरल प्राकृतिक गैस होती है, वो अलग है। लेकिन जो तेल मिलती है ज़मीन के नीचे से, उससे हम डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, किरासन तेल भी निकलता है और कोल तार भी निकलता है। तो ये सभी चीज़ें होती है। तो तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक और पेंट के लिए किया जाता है। और ये तेल का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो ये सभी तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक के लिए भी करते हैं और पेंट करने के लिए, पेंट करने में भी तेल का उपयोग होता है। उसके बाद है, आज हमारे देश का लगभग 213 लोग उपरे लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये क्या कह दिया बात जी, आज हमारे देश का लगभग 213 लोग, है ना, 213 लोग उपले लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये तो कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनर का अर्थ है अकेला रहने वाला, लोनर है ना, एलोन वाला। लोनर का अर्थ क्या है, अकेला रहने वाला। सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया है कि है ना, भारत का कौन ऐसा राज्य है या यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि क्या है, सूखा और समतल और ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडा रेगिस्तान जो है कहाँ है, वह लद्दाख में ही है। देखिए लद्दाख बहुत फेमस ठंडा रेगिस्तान है, बहुत ठंडा होता है यहाँ का ये इलाका। जूले का अर्थ है स्वागत करना। तो जूले ना बोलते हैं, तो ये शायद जूले जो है ना, ये इसमें जापानी भाषा का शब्द होगा, जूले बोलते हैं शायद। तो वो उसका अर्थ क्या है, स्वागत करना। या ये जापानी नहीं है, ये जूले जो बोलते हैं ना, ये लद्दाख का शायद भाषा, लद्दाख में लोग बोलते हैं जूले है ना। तो ये आप सुने होंगे लद्दाख वासी जब क्या बोलते हैं, है ना, जूले बोलते हैं, यानी स्वागत करते हैं, स्वागत को उन्होंने जूले कहते हैं। चलिए आगे हो गया। तो ये आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में मुश्किल होती है। ऑक्सीजन की कमी, ऊंचाई पर जाने पर किसकी कमी होने लगती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। मनाली पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश, तो समझ ही गए होंगे। चांगथांग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी इलाका, बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। तो ये चांगथांग कहाँ है, तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के मैदानी इलाका है, सपाट इलाका है और बहुत बिल्कुल ही सुनसान और पथरीला जगह है चांगथांग, है ना, इलाका बिल्कुल सुनसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है चांगपा, है ना। चांगपा के बारे में भी बहुत जगह पूछता है। तो देखिए चांगपा के बारे में क्या दिया हुआ है। चांगपा जो है वह लोग घुमंतू लोग होते हैं। चांगपा क्या घुमंती लोग हैं जो भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। तो यह चांगपा क्या है, घुमंतू लोग है, याद रखिएगा घुमंतू लोग है और जो भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर के पहाड़ों में हरे मैदानों में वह खोज में घूमते रहते हैं। चांगपा जो है खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन जो है वह किससे बनती है, तो भेड़ दे देगा, बकरी दे देगा, यानी कई तरह का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि चांगपा जनजाति जो होती है वही जो घुमंतू कहलाते हैं, वह लोग जो है ना एक विशेष प्रकार के बकरी पालते हैं, है ना। जो बकरी है, यहाँ देखिए बकरियां है ना, जिनके बालों से दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये जो बहुत ऊंचाई पर रहता है ना, तो ठंडा वाला प्रदेश है और वहां पर जो इन बकरियों के बाल जो आते हैं ना इतना महीन आते हैं कि आपके और हमारे बाल से भी कितने गुना महीन होते हैं ये। तो इतने गुना महीन बाल को तो बहुत मतलब ये हो गया ना, स्पेशल रेयर हो गया ना, तो इसीलिए इसका जो है ना क्या बोलते हैं, पश्मीना ऊन बनते हैं, पश्मीना ऊन बनाए जाते हैं इसी कारण इसका। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि चांगथांग का अर्थ क्या होता है।
देखिए चांग थांग 5000 वाले ऊपर वाला इलाका था, तो ये चांग थांग का अर्थ क्या होता है? ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं, वहां लिखे थे ना चांग थांग, है ना। तो चांग थांग क्या था? ऐसा जगह जो सुनसान वाला इलाका है, 5000 ऊपर वाले मैदान होते हैं तो ऊंचाई पर उसे चांग थांग कहते हैं। तो जो जैसा जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं उसे चांग थांग कहते हैं। चांगपा लोगों को के टेंट को रेबो कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो चांगपा लोग रहते हैं, जो घुमंतू होते हैं, जो विशेष प्रकार के बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन बनता है, जो दुनिया के सबसे फेमस ऊन है, महंगा ऊन है ना, पश्मीना शॉल भी बनता है, आप देखेंगे बहुत महंगा होता है। तो वह जो कौन सा घरों में वह रहते हैं? तो वह रहते हैं रेबो नामक टेंट का घर होता है। वह किसका घर होता है? तो टेंट का घर होता है और उसे रेबो का नाम दिया गया है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है जी, तब ना लोग खरीदते हैं जी, तो और इतना महंगा होता है यह। क्योंकि ये देखिए, एक पश्मीना शॉल अगर आप ले लीजिएगा और ओढ़ लीजिएगा तो आपको 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी मिलेगी। तो ये देखिए, बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के 1 बाल के बराबर होता है। यही बात बोले ना हम कि 6 बाल अगर बकरी का मिला देंगे और भी ज्यादा तो हमारे सिर के 1 बाल के बराबर होंगे, इतना महीन होता है इसका बाल। तो यहाँ तो बात तो दिया हुआ है। चांग थांग में सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। कितना चला जाता है? -40 डिग्री तक चला जाता है। चांग थांग में सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। एक बुनकर 250 घंटे की बुनाई कर एक पश्मीना शॉल बनाते हैं। एक जो बुनकर होते हैं वह जब 250 घंटे तक बुनाई करेंगे ना, 250 घंटे तक बुनाई करेंगे तब एक पश्मीना शॉल बनेगा। तो अब ना यह इतना महंगा बिकता है जी, तब यह इतना महंगा बिक रहा है क्योंकि 250 घंटा तक बुनाई करेगा, इतना मेहनत करेगा, तब क्या बनेगा? एक पश्मीना शॉल बनेगा। तो महंगा तो बेचेगा ही बेचेगा, और उसे भी रेयर है, मिलता भी नहीं है कहीं। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद है ना, चूल्हे से धुआं निकलने के लिए होता है ना। एक रेबो होता है। रेबो क्या है? रेबो एक टेंट है। रेबो क्या है? एक टेंट है जो कि ये चांगपा जनजाति के लोग जो है, चांगपा लोग जो है ना, उनको बनाते हैं घर के रूप में। तो ये जो टेंट होते हैं ना, ये टेंट, रेबो का जो टेंट होते हैं, है ना, ये टेंट थोड़ा सा बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है ना, इस टेंट में कहीं ना कहीं धुआं निकलने वाला ऐसा व्यवस्था होता है, और यहाँ लोग रहते हैं तो यहाँ से धुआं निकलते हैं। तो इसे धुआं चूल्हे से धुआं निकलने के लिए व्यवस्था किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। ठीक है, तो ये टेंट को रेबो कहते हैं जिसमें वो लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा। भेड़ बकरियों के लिए जगह बनाई जाती है अलग से लोग, और उसे कहते हैं लेखा कहते हैं, है ना। लेखा की दीवारें पत्थर और चट्टान से बनी होती है। यह सभी लद्दाख की घटना, लद्दाख के परिस्थितियों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लद्दाख के जनजीवन, लद्दाख के जनजाति वगैरह, है ना, उसी के बारे में बातचीत हो रही है। तो लेखा की दीवारें क्या होती है? जहाँ पर जानवर लोग रहते हैं, जानवर लोग कहते हैं, जानवर रहते हैं, भेड़ बकरियां रहते हैं, तो वह दीवारें क्या होती है? पत्थर की बनी होती है, और नीचे होता है, निम्न तल में होता है, और चट्टानों से बनी होती है। हाउस बोट खाली जगह तक लंबा और खाली जगह चौड़ा होता है। तो बताइए कि हाउस बोट कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है? तो हाउस बोट में लकड़ी की सुंदर नक्काशी को खत्म बंद कहते हैं। हाउस बोट में जो लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है उसे खत्म बंद कहते हैं, है ना। और उसके बाद जो जिग्सा फजल जैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है? खत्मबंद जिग्सो फजल के जैसा दिखता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाउस बोट कितना लंबा होता है और कितना चौड़ा होता है? सुनते हैं इतना लंबा होता है हाउस बोट कि उसमें 2-3 परिवार रह लेता है, इतना लंबा होता है वो, है ना। तो वह हो गया। और इसके हाउस बोट में लकड़ी की सुंदर नक्काशी किया हुआ होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और यह जो खत्म बंद होता है, जो नक्काशी होता है, वह कैसा होता है जी? जिग्सो फजल के जैसा दिखता है। डब, ये भी पूछता है कभी कभी। डब जालीदार खिड़कियां को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डब कहते हैं, है ना। तो डब क्या है? तो जालीदार जो खिड़कियां होती है ना, जिस पर बैठ के लोग, वहाँ के लोग, जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के लोग जो ऐसे ही घर बनाते हैं और आगे जो है ना खिड़की टाइप का, जालीदार खिड़की टाइप का छोड़ देते हैं, वहाँ बैठ के लोग बाहर की तरफ भी आराम से देख सकते हैं। तो वो बड़ा सुंदर होता है, आप देखिएगा, मार लीजिएगा सर्च या नेट उट में, उसे डब कहते हैं। और जालीदार खिड़की जैसे जो होता है ना, तो उसमें भी एक नक्काशी होता है, एक स्टाइल में होता है, जिसे मेहराब का नाम दिया गया है। मेहराब कहते हैं, शायद आगे मिलेगा तो आगे हम बताएंगे आप लोग को। बोट की तरह बने
लकड़ी को डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। जो बोट के बनी जो होती है ना, बड़ा बड़ा बोट जो बना होता है, जो बहुत लंबा होता है, उसका नाम दिया डोंगे। उसका क्या नाम दिया? डोंगे। वो पानी पर तैरता रहता है और वहीं उसी को ऊपर में लोग उसी में बोट में रहते हैं। परिवार ही रहता है, एक परिवार रहता है, एक दो परिवार उसमें आराम से रह लेता है। तो ये हो गया। ये क्या हो गया जी? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू है। भुज में भूकंप के 26 जनवरी 2001 को आया था। भुज में भूकंप कब आया जी? ये भी पूछा जा सकता है। तो भुज में जो है भूकंप आया वह 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया। उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी का लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे, है ना। हमारे देश के क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक शीर्षक पाठ लिखे हैं, उसमें 3 to 5 में दिया हुआ है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप को लगाकर धड़कन को सुनते हैं। तो ये जो बीपी को मापा जाता है, जो धड़कन को जांच किया जाता है ना, उसको हम क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप से मापते हैं, स्टेथोस्कोप से धड़कन को सुनते हैं, है ना। बीपी यूपी को मापते हैं तो वह तो स्टेथोस्कोप नहीं होता है, वह तो स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। सॉरी, हम बता दिए। ये स्टेथोस्कोप धड़कन को मापता है। हर डॉक्टर के गले में देखते होंगे ये लटका हुआ रहता होगा। कोई ऐसे भी लटका लिया तो कहेगा डॉक्टर है। डॉक्टर का पहचान है स्टेथोस्कोप। तो वही होता है। जैसे कि एक टीचर का क्या पहचान है कि टीचर एक सिंपल ड्रेस में होना चाहिए और कलम होना चाहिए पैकेट में, तो टीचर की पहचान है। तो उसी तरह डॉक्टर का पहचान है स्टेथोस्कोप। तो ये याद रखिएगा। और स्फिग्मोमेनोमीटर जो हमने बताया आपको, स्फिग्मोमेनोमीटर ये जो होती है, ये है ना, ये बीपी मांगता, ब्लड प्रेशर को मापता है ना। ब्लड प्रेशर को मापने का ये यंत्र होता है, जिसमें आप लोग सुनेंगे 120/80 जो नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है। ये बीपी, नॉर्मल बीपी यही होता है। 120 हाईएस्ट हो सकता है और 80 क्या हो सकता है? 80 न्यूनतम होता है। हाईएस्ट 120 और 80 न्यूनतम। अगर 120 से अब गया तो जितना अधिक गया तो उतना हो गया, उतना अधिक हम समझते हैं 120 के नज़दीक। और 80 के जितना आ गया तो उतना नीचे गया तो उतना हम समझते हैं लो हो गया। तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तेल से हमें केरोसिन, डीजल, देखिए यहाँ आ गया ना वही बात कि तेल से हमें क्या क्या मिलता है? केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है। हवाई जहाज का ईंधन में काम आता है। मोम, कोल, तार, ग्रीस आदि में मिलता है। फूंक भरकर गतिविधि से यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि मुंह से, है ना, मुंह से निकली हुई, ये क्या हो गया जी? एक मिनट। मुंह से जो निकली होती है, मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। तो जो फूंक मार कर की गतिविधि से समझाया जा सकता है कि जो हम लोग ठंडा में नहीं करते हैं, जो ठंडा में हम भाप निकलता है, उससे ठंडी या गर्म पता करते हैं। तो वही बात यहाँ दिया हुआ है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो हवा वस्तु या जो घड़ी की दिशा में घूमता है। तो जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो हवा जो होती है या वस्तु जो होती है घड़ी की दिशा में क्या होता है? वह घूमता है। जब ठंडी हवा भारी होकर नीचे आती है ना, ठंडी हवा जब भारी हो जाता है तो हवा नीचे आती है, तो वस्तु की घड़ी की उल्टी दिशा में वह घूमती है। ठीक है। तो ये सभी बातें हैं हल्की फल्की, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल। कच्छ गुजरात में है, ये याद रखिएगा। कच्छ कहाँ है? गुजरात राज्य में है। भूकंप आने पर घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। क्या भूकंप आने पर घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए? अगर घर से बाहर निकलना थोड़ा संभव ना हो तो फर्श पर लेट कर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाना चाहिए। जो मजबूत चौकी है या अलमारी है या कुछ भी है तो उसके अंदर में छुप जाना चाहिए, है ना। अलमारी में तो अलमारी तो गिर ही जाएगा, उसके नीचे कैसे छुपिएगा, है ना। तो वो दिक्कत है। डल झील श्रीनगर में है। डल झील कहाँ है जी? तो श्रीनगर में डल झील है। ये तो बहुत फेमस है ना। तो डल झील श्रीनगर में कहता है, जब ठंडे का समय आता है तो ये पूरा जम जाता है, इतना जम जाता है कि आप उस पर चल भी सकते हैं। कश्मीर के जो लोग होते हैं, कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। तो कश्मीर के लोग जो खाने के लिए जो रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो वह कहाँ से करते हैं? दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं, है ना। अंतरिक्ष में जो है ना गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, बल्कि जिसके कारण जो एक जगह आप टिक कर नहीं बैठ सकते हैं। उपग्रह का इस्तेमाल टीवी के लिए
टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। अलग अलग प्रकार के उपग्रह है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग है, रिसर्च के लिए अलग है ना, एस्ट्रॉयड वगैरह वगैरह, ये खगोलीय पिंडों की जानकारी बताने के लिए अलग अलग उपग्रह है ना, एजुकेशन चलाने के लिए ईडूसैट का नाम उपग्रह सुने होंगे। इस तरह से कई उपग्रह है जो अलग अलग काम करता है। कलचीरी को इंडियन रोबिन कहते हैं। यहाँ से आप चिड़िया उड़िया के बारे में शुरू हो रहा है, क्लास 3 का होगा ये सब नोट्स। कलचीरी को इंडियन रोबिन कहते हैं। पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचीरी अपना घोंसला अंडे देती है। पत्थरों के बीच है ना, पत्थरों के बीच का अंडा कौन देती है, तो कलचीरी कहते हैं। कलचीरी अंडा देती है और ये कलचीरी कौन होती है, इंडियन रोबिन को ही कहते हैं। तो याद रखिएगा, कलचीरी अपना घोंसला घास से बनाती है। किससे बनाती है, घास से बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैक्टस जो होते हैं, कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के मेड़ में है ना, फाख्ता नामक पक्षी जो अपना घोंसला बनाती है। तो कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ में है ना, ये सभी चीज जगह में जो होती है, कौन घोंसला बनाता है, तो फाख्ता जो है ना घोंसला बनाता है। फाख्ता नामक पक्षी जो है ना घोंसला बनाता है। टुक टुक की आवाज जो आवाज गर्मियों में बसंत गौरी करती है। ये बसंत गौरी नामक पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। यह पेड़ के तने में क्या कहते हैं, गहरा छेद बना करके, गहरा छेद यानी पेड़ के तने में जो जन छेद करके जो अपना घर बनाता है, अपना घोंसला नहीं कहिए है ना, वह जो अंडे देती है वहां जाकर के, वहां जो रहती है वह बसंत गौरी ही है। कौन है, बसंत गौरी ही है। दर्जन चिड़िया अपने चोंच से अपना घोंसला पत्तों को सीकर बनाती है ना। तो दर्जन चिड़िया का काम है कि जो अपने चोंच से पत्ते को सील करके बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाती है, इसीलिए इसे दर्जन चिड़िया ही नाम दे दिया गया है। पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला शक्कर खोड़ा चिड़िया बनाती है। ये पूछा जा सकता है, पेड़ की या झाड़ी के डाली पर जो लटकता हुआ सुंदर सा घोंसला होता है वह कौन सा चिड़िया बनाती है, तो वह शक्कर खोड़ा चिड़िया बनाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा है ना। नर वियर पक्षी अपना घोंसला बनाते है ना, नर वियर पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं, मादा नहीं बनाती है, नर वियर पक्षी बनाती है। गाय आगे के दांत से है ना दत्ते को काटने में है ना, कहते पत्ते को कटरने है ना, काटने में करते हैं। तो गाय जो आगे के दांत का उपयोग करता है। बिल्ली के दांत जो है ना नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने में काम आते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बिल्ली के दांत जो है ना कैसे होते हैं, तो आगे के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने में और काटने में उपयोग किया जाता है। मांस को चीरने फाड़ने के लिए हुक जैसी चोंच प्रकार के चोंच का प्रयोग किया जाता है। हुक जैसी चोंच होती है, मांस को फाड़ने है ना चीरने के लिए हुक जैसी चोंच का उपयोग होता है। जिसमें हुक जैसी चोंच होती होगी ना, वह मांस को फाड़ने है ना या फिर चीरने के लिए उपयोग किया जाता है ना। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए तिकोने आकार की चोंच का प्रयोग किया जाता है ना। चोंच के बारे में भी पूछा जा सकता है कि चोंच के बारे में कौन सी विशेषता सही है, तो ये होगा। तो बीजों को दबाकर या है ना तोड़ने के लिए जो है ना किस प्रकार की चोंच की जरूरत पड़ती है, वह तिकोने आकार की चोंच की जरूरत पड़ती है। ये हो गया। लकड़ी में छेद करने के लिए सीधी एवं पतली चोंच की आवश्यकता होती है। देखिए ये सब चोंच का अलग अलग प्रकार है। लकड़ी को अगर छेद करना होगा तो आपको सीधी और पतली चोंच की आवश्यकता पड़ेगी। आपको क्या, हम लोग ऐसा चोंच मिलवे नहीं करेगा, कोई पक्षी उक्षी होगा जिसको लकड़ी को छेद करने के लिए है ना सीधी और पतली चोंच हो सकता है। लकड़ी को छेद करने के लिए लकड़ी को छेद अभी भी पौधे पक्षी के बारे में पढ़े, क्या नाम था जी उसका नाम था बसंत गौरी। देखिए ना यही तो था बसंत गौरी है ना, बसंत गौरी है ना। बसंत गौरी जो है ना पेड़ के तने में गहरा छेद कर देता है, तो इसका चोंच होगा ऐसा, बसंत गौरी का चोंच होगा। तो यही सब की विशेषता के बारे में बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और ये हो गया आपका, सांप के दांत नुकीले होते हैं पर ये अपने शिकार को निगल कर प्रकार से खाते हैं। सांप के दांत तो नुकीले होते हैं लेकिन वह जो अपने शिकार है उसको चबाते उबाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, निगल जाते हैं ना, उसको निगल जाते हैं। चूहा हुआ या फिर छोटा मोटा सांप ही को जो निगल करके खा जाते हैं। मेढक को ज़्यादा सांप खाते हैं है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कि गिलहरी के दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है किसका दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, तो वह होगा गिलहरी के दांत। नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो ये नल्ला मड़ा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। दस्त और उल्टी होने पर शक्कर और नमक मिलाकर घोल बनाकर
पीना चाहिए। तो दस्त होने पर शक्कर और नमक यानी चीनी और नमक का घोल बना करके पी लीजिएगा तो दस्त में बहुत ज़्यादा आराम होता है। कर्नाटक के होलगुंडी, कर्नाटक में है ये होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी, है ना। तो कर्नाटक के लोग को जो गांव है होलगुंडी, वहाँ पर बहुत पानी की कमी थी और लोगों को वह पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। भीमा संघ, भीमा संघ जो है बच्चों का पंचायत का नाम है। बच्चों के पंचायत का नाम क्या है तो भीमा संघ है। बरगद के पेड़ की लटकन, है ना, दरअसल में इसकी जड़ होती है ना, क्या होती है, जड़ होती है। आप बरगद के पेड़ में देखेंगे बड़ा बड़ा सा जो है ना उसका तना टाइप का लटकता हुआ होगा, लेकिन उसे तना नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसकी जड़ें बोलते हैं। वो जड़ है, वो भी एक क्या है, जड़ है। मेन जड़ नहीं है, मेन जड़ तो नीचे होता है वो भी, लेकिन जड़ ही का एक प्रकार है, जड़ ही है। तो लोग समझता है वह तना है, ऐसा नहीं है। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये हो गया। रेगिस्तानी ओक में पानी तना में जमा होता है। क्या होता है, जमा होता है, पानी में जमा होता है। और कहते हैं कितना अंदर तक चल जाते हैं कि उसका जड़ के नीचे से पानी रिसता है और तना में जमा होता है, उसको काटिएगा तो पानी निकलने लगता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, बच्चे से जानते हैं। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। चावल की नई फसल काटने पर बिहू के पर्व मनाए जाते हैं। तो चावल की जो नई फसल कटता है तब कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो वह पर्व कौन है जी, वह पर्व है बिहू। तो ये हो गया, बिहू हो गया। उसके बाद है असम में बांस से भेला घर बनाया जाता है। जो भेला घर होता है असम में, बांस के ऊंची ऊंची फूट करके इस तरह से बांस लगा करके, है ना, ऊपर में घर बनाया जाता है ना। तो ये बांस का घर बना होता है, बांस की ऊंचाई पर घर बना होता है। तो ये असम का ऊंचे ऊंचे बांस पर घर बनता है, उसे भेला घर कहते हैं। माघ बिहू, है ना, माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये माघ बिहू कब से कब मनाता है, 14 से 15 जनवरी तक मनाता है। उरुका त्योहार के पहले दिन को कहते हैं। उरुका जो होती है, उरुका किसे कहते हैं, तो त्योहार के पहले दिन को उरुका कहते हैं। असम में बोड़ा चावल को कहते हैं। असम में बोड़ा जो होता है, बोड़ा चावल को कहते हैं। बोड़ा किसे कहते हैं, चावल को कहते हैं। असम में कड़ाही को तोआ कहते हैं। तोआ क्या कहते हैं जी, असम में कढ़ाई को ताओ कहते हैं, सॉरी, कढ़ाई को ताओ, हम तवा भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी। तो असम में कढ़ाई को क्या बोलते हैं, ताओ कहते हैं। त्योहार खत्म होने के बाद अगली सुबह मेजी और भेला घर, है ना, मेजी और भेला घर को जलाया जाता है। त्योहार जैसे ही खत्म होता है तो अगली सुबह मेजी और जो भेला घर होता था उसको क्या कहते हैं, जलाते हैं असम के लोग। भात सुफ्तो का अर्थ है चावल और रसदार होता है सब्जी। चावल और रसदार सब्जी होता है। भात सुफ्तो का अर्थ है चावल और रसदार सब्जी। चावल और रसदार सब्जी को भात सुफ्तो कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, बहुत लंबा है लेकिन इसको सुनते जाना है, बस सुनते जाना है, भागिएगा नहीं, पूरा देखिएगा क्योंकि सारा तो एनसीईआरटी का है और रिवीजन तो करना ही है। बिना रिवीजन करे एग्जाम देने जाइएगा तो कुछ भी पूछ सकता है, फिर आप उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो रिवीजन करना ही है, तो इसको आप देखते सुनते जाइए, बस सुनते जाइए। लकड़ी से बना झूला को ट्रोली कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ट्रोली कहते हैं। यह लद्दाख में पाया जाता है। वल्लम लकड़ी से बना होता है और वल्लम को छोटी नाव भी कहते हैं। और वल्लम लकड़ी का बना होता है और वल्लम को छोटी नाव कहते हैं। और यह वल्लम केरल राज्य में पाया जाता है। ऊंट गाड़ी राजस्थान राज्य में चलती है। जो ऊंट गाड़ी राजस्थान में ही चलेगा क्योंकि वहां रेगिस्तानी इलाका है ना, ऊंट ही चलता है। असम ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक बारिश होती है, चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। स्कूल जाने के लिए बांस के पुल को पार करना पड़ता है। बच्चे लोगों को बांस के पुल को पार करता है। बांस के बारे में कुछ भी बात आए ना तो असम में समझिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद ऊबर खाबर पथरीले रास्ते उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। तो ऊबर खाबर पथरीले रास्ते उत्तराखंड राज्य में है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ के घर धरती से लगभग 10 से 15 फीट ऊंचे बने होते हैं और यह असम है। ये सवाल कई बार पूछा है कि निम्नलिखित प्रकार का कहाँ का घर होगा जहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण घर जो है धरती से लगभग 10 से 12 फुट याद रखिएगा कितना फुट है, 10 से 12 फुट का
ऊंचे पर बने होते हैं और ये घर जो है असम में बनाए जाते हैं। लद्दाख में लोग अपने घरों की निचली मंजिल में का उपयोग करते हैं, उपयोग जो है निचली मंजिल का उपयोग जो है सामान रखने के लिए और जानवर रखने के लिए करते हैं। मगरमच्छ, छिपकली और कुछ पक्षियों के कान छोटे छेद जैसे होते हैं, तो इनको छोटे छेद होते हैं, इनके कान नहीं होते हैं, बस छोटे छेद होते हैं, उसी से वह सुनते हैं। मगरमच्छ, छिपकली और कुछ पक्षियों के कान। जानवरों की खाल पर डिजाइन करके, डिजाइन उनके बाल के कारण होती है ना। जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होती है ना वो उनके बाल के कारण होती है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जिन भी जानवरों के कान बाहर दिखाई देंगे और उनके शरीर पर क्या होंगे, बाल होंगे और वह बच्चे देंगे, ये सभी कंडीशन होंगे, तो वो क्या करेंगे, वह बच्चे देते हैं। वह स्तनधारी होता है ना, अपने बच्चे देते हैं, वह अंडे नहीं देते हैं बल्कि क्या देते हैं जी, बच्चे देते हैं। तो ये है जिनके शरीर पर बाल होंगे और जिनके कान बाहर दिखाई देंगे। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, देखिए नहीं होते हैं, और वे अंडे देते हैं। और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं वो अंडा देते हैं, और जिन जानवरों के कान जो है बाहर भी दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह जानवर बच्चा देते हैं, वह स्तनधारी जानवर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो एक बड़ा हाथी जो होती है वह क्या 100 केजी यानी 100 केजी से ज्यादा पत्ता और झाड़ियां खा लेता है। ये हो गया। आगे देखिए, एक हाथी एक दिन में, एक हाथी जो होते हैं, हाथी के बारे में याद दिया गया है, इसी तरह से सवाल पूछता हाथी के बारे में। एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, मात्र 2 से 4 घंटे सोता है। याद रखिएगा 2 से 4 घंटा ही मात्र सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ के साथ खेलना बहुत मजा आता है, बहुत पसंद आता है, और हाथी पानी और कीचड़ के साथ खेलता है, सुर में भर भर के फेंकता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। जब उसको गर्मी लगता है तो बड़ा बड़ा कान होवे करता है, कान हवा हिलाया और आराम से अपना पंखा डोला लिया तो कान हिलाकर वह क्या करता है, हवा करता है। नंदू हाथी सिर्फ 3 महीने का है। नंदू हाथी सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 केजी का होता है। यानी छोटा हाथी का भी वजन क्या इतना होता है, कम से कम तो 200 केजी का होता ही होता है। तो 200 केजी का इसका वजन होता है और 100 केजी तक इस लोग कम से कम खा जाता है पत्तियों को। एक बड़ा हाथी की बात कर रहा है, छोटा हाथी तो कम में खाता होगा लेकिन लगभग उसी अबाउट में खाता होगा। तो हाथियों के झुंड में केवल हाथिनी होती है और बच्चे होते हैं, बस इतने ही कुछ होते। मादा हाथी ही होती है, नर हाथी नहीं होती है इसके झुंड में, ये भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, तो ये आपको याद रखिएगा कि एक छोटा हाथी का वजन कितना होता है, 200 केजी का होता है। कितना खाता है, तो 100 केजी तक का पत्तियां खा जाता है। और क्या जी थी, कीचड़ में खेलना उसको पसंद होता है। और क्या था जी, और ये था, देख लीजिए और क्या था, हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं और वह उस कान को जब गर्मी लगता है तो उस कान से वह हवा कर लेता है, अपना ठंडा ठंडा हवा चला लेता है। और उसके बाद जो एक झुंड, जो हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें केवल एक हथनी होती है और बच्चे होते हैं, बस बच्चे होते हैं और हथनी होती हैं। झुंड की बुजुर्ग हथनी को ही झुंड की नेता होती है। और जो हथनी होती है, ये भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हथनी की बात हो रहा है, उन्हीं हथनियों में जो बुजुर्ग हथनी होगी वही क्या होगी, झुंड की नेता होती है या नेत्री होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। कितने साल तक रहते हैं, तो मात्र 14 से 15 साल तक ही हाथी जो है ना झुंड में रहते हैं। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव है। कौन है, खेजरली गांव है। और खेजरी के पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। यही खेजरी के पेड़ होने के कारण इस गांव का नाम खेजरली गांव पड़ गया है। और यह खेजरी का जो पेड़ होता है इसके लकड़ी जो बनता है इससे, इसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो ये भी याद रखिएगा। बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। क्यों सहजीवी होता है जी, बगुला जो होता है भैंस का जो उसका जो भैंस के जो कीड़ा पाया जाता है भैंस में, जो ढील होता है उसको वह क्या करता है, खा जाता है। और बगुला को भोजन भी मिल जाता है और भैंस को वह निकल भी जाता है, वह कीड़ा भी निकल जाता है ना, वह ढील भी निकल जाता है। इसलिए सहजीवी एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है जब उसे, तो उसे सहजीविता संबंध कहते हैं।
सहजीवी संबंध। और एक परजीवी होता है जो सिर्फ किसी के नुकसान ही पहुंचाता है, एक को नुकसान होता है एक को फायदा होता है, तो वह परजीवी होता है ना। और जब दोनों को फायदा होता है तो वह सहजीवी संबंध होता है। तो इसी तरह से अनीता बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती है। अनीता कहाँ रहती है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती है। चमकता सितारा से अनीता कुशवाहा लकड़ी को है ना जाना जाता है ना। चमकता सितारा से अनीता कुशवाहा लड़की को जाना जाता है। अक्टूबर से दिसंबर महीने में मधुमक्खियों का खाली जगह का समय होता है। ये जो है ना मधुमक्खियों का प्रजनन का समय होता है ना। अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में है ना, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में। लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। लीची का फूल किस महीने में खिलते हैं जी? तो लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ये। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, उसका काम अंडे देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो उसमें पहली बात है कि हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ये याद रखिएगा, रानी मक्खी होती है। और वह क्या, उनका काम क्या? अंडे देने का काम करती है। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। ये तो आप जानते हैं, आर्टिकल 21 का ए में 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। ये राइट टू है ना लिविंग, राइट टू लाइफ में इसके अंतर्गत रखा गया है। मधुमक्खी के अलावे दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो ये दीमक भी एक सामूहिक है ना, ये है क्या बोलते हैं, जीव है और जंतु है। और ततैया भी सामूहिक जंतु है। और एक चींटी भी होता है, मधुमक्खी भी होता है। यह सभी सामूहिक है। तो आपको याद होना चाहिए, सामूहिक मतलब सोशल में रहने वाला है, एक साथ रहता है, अकेला नहीं रहता है। तो मधुमक्खी भी सोशल में रहता है, साथ में रहता है। दीमक भी साथ में रहता है, ततैया भी साथ में रखता है। तो ये सब, चींटी भी साथ में ही रहता है। तो ये हो गया। इसमें भृंग जो है ना, भृंग नहीं रहता है साथ में। तो भृंग करके आपको ऑप्शन दे देता है, तो वह भृंग ही उसका आंसर होगा। खेजड़ी पेड़ के छाल से दवा बनाई जाती है। खेजड़ी पेड़ जो होते हैं उसके छाल से क्या बनता है? दवा बनता है। और इसमें कीड़ा नहीं लगता है ना जी। सुनिए अभी तुरंत आप सुने थे इसको, है ना। करहा प्रसाद गुरुद्वारा में मिलता है। करहा प्रसाद जो होता है, करहा प्रसाद अगर आपको खाना है तो गुरुद्वारा जाना पड़ेगा। करहा प्रसाद हलवा को कहते हैं। अमृतसर में सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। लंगर के बारे में, लंगर लगता है, एक साथ लोग पकाते भी है और एक साथ बैठ के खाते हैं और वहाँ पर सब कुछ फ्री मिलता है। आंध्र प्रदेश राज्य में पोचमपल्ली स्थित है। तो ये पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पोचमपल्ली है, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में पहले था, लेकिन अब यह गलत हो जाए, क्योंकि ये पोचमपल्ली जो है ना अब तेलंगाना राज्य में होगा। ये कहाँ होगा? तो ये तेलंगाना राज्य में होगा। तो इसको आप सही कर लीजिएगा अगर कहीं पर होगा तो तेलंगाना राज्य में कहाँ क्या पाया जाता है? तो पोचमपल्ली नामक गांव है जो कि फेमस है। वहाँ पर जो है ना विशेष प्रकार का साड़ियाँ बनाई जाती है। आगे इसके बारे में आएगा जरूर। तो तेलंगाना राज्य में, क्योंकि तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, अलग स्टेट बन गया है। तो पोचमपल्ली तेलंगाना में ही चला गया। तो ये हो गया आपका। तो पोचमपल्ली कहाँ है जी? तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में है। मलयालम में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई को कहा जाता है। और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। कुंजम्मा और चिट्टप्पन। आबू धाबी, ये पूछा जाता है, आबू धाबी में पेट्रोल आसानी से मिल जाता है और पानी की कमी पाई जाती है। तब ना वो लोग, पेट्रोल आसानी से मिलता है तब तो ये लोग ऐश करता है जी। बहुत पैसा है लोग के पास। देखते हैं क्रिकेट, IPL सब करवा लेता है लोग, है ना। तो फुटबॉल भी इधर ही हुआ था, वहीं पे, है ना। आबू धाबी, समझ गए। आबू धाबी में खजूर के फल पेड़ ही दिखाई देते हैं। खजूर का, क्योंकि ये इलाका रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए यहाँ खजूर के पेड़ मिलते हैं। आबू धाबी के रुपए को दिरहम कहते हैं। वहाँ जो करेंसी चलता है उसे दिरहम कहते हैं। आबू धाबी की भाषा अरबी है, अरबी लोग बोलते हैं वहाँ, है ना, अरबी बोलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा नौसेना में डॉक्टर है। कौन है? डॉक्टर है। फौजी वहीदा राजौरी जिले की थी। ये उसके बारे में आपके कहानी दिया होगा, इसलिए दिया गया है यहाँ पे। जब परेड होती थी तो 4 टुकड़ियाँ चलती है और पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, है ना। तो जब परेड होती है तो कितने टुकड़ियाँ चलती है? 4 टुकड़ियाँ चलती है और पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, है ना। इसकी
स्कीटपो पुल लद्दाख में पाया जाता है। ये जो स्कीटपो पुल है वह लद्दाख में पाया जाता है। अमाले माँ को कहते हैं, अबाले पापा को कहते हैं, ममेले दादा को कहते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट की होती है और इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई के साथ गुने गहरे तक जाती है जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाए, और इसके तने में पानी क्या होता है जी, जमा होता है। ये तो आपको बता ही दिए हैं, इससे पहले आपको यहाँ तक तो बता ही दिए थे। जमा होता है जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी पीते हैं। किससे? रेगिस्तानी ओक से, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उसके बाद आइए, फूलों की घाटी उत्तराखंड कहलाती है। मधुबनी चित्रकला नील हल्दी सूखे फूल पीसे से बनाए हुए चावल से बनाए जाते हैं। तो यह मधुबनी चित्रकला किससे बनता है? नील से, हल्दी से, सूखे फूल के पीसते हुए चावल से, है ना, पीसे हुए चावल से। ये इंपॉर्टेंट है, पीसे हुए चावल से बनते हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज से बनाया जाता है। इसकी पेंट है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। तो केले के फूल की सब्जी केरल में और कचनार के फूल की सब्जी यूपी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद है कि महाराष्ट्र में सहजन फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं। हम लोग भी सहजन के फूलों के पकोड़े खा लेते हैं जी, महाराष्ट्र जाने की क्या जरूरत है। गुलदावरी जिनिया से रंग बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जिनिया से क्या बनाए जाते हैं जी? तो इससे रंग बनाए जाते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में लेकर के उसमें कुछ नींबू का रस डाल करके सर्दियों के समय में चेहरे में उपयोग किया जाता है, और इस चेहरा बड़ा खिलेगा, इसलिए अगर आप करते हैं तो कीजिए इसका उपयोग। चेहरा खिलाना है तो गुलाब का क्या लीजिएगा जी? गुलाब जल ले लीजिएगा, ग्लिसरीन बराबर मात्रा में लेकर के उसमें नींबू का रस डाल दीजिएगा, और सर्दियों के समय में चेहरे में उपयोग कर सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला जो है ना, इत्र के लिए मशहूर है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है यह सवाल, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला है कि डेरा गाजी खान अब पाकिस्तान में है। ये डेरा गाजी खान अब कहाँ जी? पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन की लिपाई कीड़े से बचाने के लिए किया जाता है। कीड़े नहीं लगते हैं इसमें। लकड़ी में दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर के लकड़ियों की फ्रेम बिछा दी जाती है ना। तो नीम और कीकर के जो पेड़ होते हैं उसमें क्या लगता है? दीमक नहीं लगता। तो याद रखिएगा। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुरुग्राम पड़ता है ना। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है ना। वेलवनिका गांव कहाँ है जी? तो कर्नाटक में है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है ना। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ये हो गया। कूरेगे को तुम्हारे इलाके में हल नाम से जाना जाता है ना। कूरीगे को तुम्हारे इलाके में हल के नाम से, वह जो इलाका है ना वहाँ पर हल के नाम से जाना जाता है। प्याज के लंबा क्लास चल रहा है ना, तो थोड़ा सा आप भी थक गए होंगे और हम भी बोलते बोलते थक गए। चलिए, लेकिन आज कंप्लीट कर ही देंगे। देखते हैं कहाँ तक है, देखते हैं कहाँ तक है। ये बस 3 पेज है और ज़्यादा नहीं है, बस 3 पेज है, यहीं तक है। तो इसको काहे के लिए कल के पर छोड़ेंगे। कल का काम कल पर रह जाता है, इसलिए इसको पूरा करिए लेते हैं, है ना। जल्दी पूरा कर लेते हैं। जो प्याज के बीज बोए जाने के लगभग 20 दिन के बाद निकल आते हैं। 20 दिन के बाद प्याज का बीज अगर बोइएगा ना तो उससे प्याज का जो है ना वो निकल आएगा, प्याज का पौधा उससे निकल आएगा। वैसे पौधे जो बिना बोए निकल आते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। ये तो जानते होंगे। इलीगो को हाशिया नाम से भी जाना जाता है। गिजू भाई बधेका गुजरात में रहने वाले थे और वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। तो गिजू भाई बधेका के बारे में आप लोग तो जाने होंगे। बच्चे के लिए कहानियाँ और मज़ेदार किस्से लिखते थे और पढ़ाते भी थे, तो बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाते थे, है ना। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और छतें कटीले झाड़ियों की बनी होती है। राजस्थान के घर का विशेषता है। पक्षी
बाग में कीड़ों को खाकर हमारे फलों को खराब होने से बचाती है। जिस परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन आदि साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। जिस परिवार में सिर्फ माता पिता और भाई बहन रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। एक जनरेशन का आदमी रहा, माता पिता और बच्चे रहा तो एकल परिवार हो गया, और माता पिता, बच्चा, दादा दादी के अलावा और रहा तो वो संयुक्त परिवार हो गया। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अरब सागर से सटे राज्य का नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बंगाल की खाड़ी के साथ सटे हुए राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कन्याकुमारी और हिंद महासागर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। तो ये कन्याकुमारी और हिंद महासागर वाला जो इलाका है, ये हिंद महासागर और कन्याकुमारी, ये अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, पूर्व तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम तरफ अरब सागर, वहाँ जहाँ मिलता है एक दूसरे को, तो ये क्या होता है जी? ये आपका हिंद महासागर का इलाका है, और वहीं कन्याकुमारी के पास मिलता है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वह 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा इसको। कर्क रेखा सारे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रहते हैं। ये याद रखने के लिए ना ऐसे कर सकते हैं, गमछा, है ना, गमछा झार मित्र पर, है ना, इस तरह से करके आप मिला लीजिएगा, मित्र पर, है ना। ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, छा से छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, है ना, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, है ना, यही सब है। झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, मित्र हो गया, मित्र, मिजोरम और त्रिपुरा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होते हैं, तो मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश पर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और उसके शरीर को भी गर्म रखते हैं। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाया जाता है। तो आग में पकाते हैं क्योंकि मजबूत बने। राजस्थान में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं और इस ढक्कन से उसे बंद रखते हैं और इसे टांका कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो उसको ढक्कन से ढक देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे टांका या टांका कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जिग्सा खेल में किसी चित्र के टुकड़े दिए जाते हैं और उसे मिलाना पड़ता है। मशहूर कलाकार विष्णु चंचलाकर मध्य प्रदेश, विष्णु चंचलाकर मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे और सूखे पत्तों से चित्र वह बनाते थे। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। गांधी जी 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान भारत की शुरुआत की गई थी। टेपियोका को कप्पा कहते हैं और ये टेपियोका कहाँ रहते हैं? केरल में का मशहूर भोजन है ना। हांगकांग का भोजन है लिंग हु फेन है, जो कि सांप से बनता है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाते हैं? जो तो कश्मीर में खाते हैं। उसके बाद गोवा में नारियल के तेल से बनी सब्जी बनाई जाती है। यहाँ गोवा में नारियल का तेल बनता है और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनता है। हालांकि गोवा में भी मछली खाता है, यानी कि नारियल के तेल में खाता है। केरल में नारियल डली हुई कड़ी और टेपियोका खाना बनाया जाता है। तो नारियल, केरल में जो नारियल की डली हुई कड़ी होती है ना, नारियल की डली हुई कड़ी और टेपियोका मिलाकर यहाँ भोजन बनता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ये पैंथेरा टिग्रिस आपको याद होगा, इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे चलते हैं। मैना जो है वह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। स्टापू खेल का एक प्रकार है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। राजस्थान में बारिश कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के मिट्टी घर बनाए जाते हैं और छतें काटी। तो ये सब तो पढ़ ही लिए हैं, जितने इसको आगे बढ़ जाते हैं, ये सबको देखना ही नहीं है। चाय को कहवा भी कहते हैं। बर्फ के ऊपर इग्लू, ये वाला पूछता है तो इसको देख लीजिएगा। बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू बना होता है इस तरह से और बर्फ के घर होते हैं और यहाँ बर्फ होते हैं और यहाँ पर छोटा सा दरवाजा होता है और अंदर में जो है ना फर्श बिछाता है। जानवर के जो छाल होते हैं, वहाँ रेंडियर है ना, बारहसिंगा, ये सब जने स्कीमो, इस तरह का जानवर पाया जाता है। स्कीमो के सहारे वो लोग चलता है और इसको बिछा करके गर्मी देती है अंदर में। तो ये इग्लू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में यह पाया जाता है। नागपुर के लोग दाल में थोड़ी चीनी मिलाकर खाते हैं। नागपुर के लोग दाल में चीनी मिलाता है। बाप रे बाप, हम लोग चीनी मिलाकर खाएंगे तो खैले नहीं जाएगा जी। तो हालांकि सब लोग का अपना अपना ना स्वाद है, तरीका है, खान पान अलग अलग है। कभी खा के देखिए कैसा लगता है आपको, है ना। चावल है ना, उसके बाद चावल है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से ज़्यादा खाया जाता है। यहाँ सब चावल खाता है। हम लोग बिहार में है तो बिहार में हम लोग ज़्यादा चावल ही खाते हैं, है ना। गेहूं जो है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में ज़्यादा खाया जाता है। मक्का उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में पाया जाता है। गेहूँ से बनने वाली चीज़ रोटी, हलवा, केक, पाव रोटी, पूरी, पौआ,
पुआ ये सब है, चावल से बनने वाली चीज़, पुलाव बना सकते हैं, डोसा, इडली ये सब बनता है ना। उत्तम खीर प्रकार अगर बना सकते हैं आप। तो ये हो गया। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार और बिंदु का बना लिखा होता है। 6 प्रकार का इसमें होता है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का निवासी था। 3 साल की उम्र में उसकी आंखों की रोशनी नुकीली औजार से चोट लगने के कारण चली गई थी। ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं, यही हम बताने वाले थे, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। तो यही ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? लुई ब्रेल आपका ये फ्रांस का रहने वाला था। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अष्टापू पिट्टू अष्टाचंगा यह स्थानीय खेल का नाम है। सुशील कुमार कुश्ती खिलाड़ी है, कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार। हालांकि अब ये किसी में डोपिंग वाला मामले में फंस गया था। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है। क्या है? सानिया मिर्जा टेनिस से जुड़ा हुआ। असम में घर जमीन को लगभग 10 से 12 फुट बनाया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही है। असम में बारिश अधिक होती है, ये भी आपको पता है। उसके बाद मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है जी? तो एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ जो होता है, यहाँ बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। देखिए यहाँ मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। तो यहाँ से आपका आज खत्म हो गया, एंड हो गया। तो ये आपका पूरा के पूरा जो है ना आपका कहाँ से जी? तो क्लास 3 to 5 के, क्लास 3 to 5 के NCERT से आपको उठा के हम पूरा इंपोर्टेंट सब चीज़ें करवाए हैं। आपको यहाँ पर दोबारा NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे देख लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 1.5 के स्पीड में आराम से लगा लीजिएगा और उसको सुनते चल जाइएगा, देखते चल जाइएगा, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ सब कुछ ये है। बस रिवीजन के लिए इसको पढ़ना है। और मेरे चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसी की तरह से आगे हो सकता है तो हम संस्कृत का रिवीजन सेशन लाएंगे और संस्कृत आपको कराएंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे वीडियो देखने के लिए। बहुत शुक्रिया।